हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 2 पुष्पिपाद के लैंगिक जनन के 10 मुख्य ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। हवा द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब हवा द्वारा परागण होता है तो उसे हम वायु परागित पुष्प कहते हैं। हवा द्वारा परागित होने वाले पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। कीट द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण, जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण। ठीक, कीट में हमारे मधुमक्खी, तितली, ये सब आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, अनुन्मीलय। अनुन्मीलय पुष्प में निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मीलय पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। जो हमारे अनुन्मीलय पुष्प होते हैं, किस प्रकार का परागण होता है उनमें, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्वपरागित। स्वपरागित, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वपरागित जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अनुन्मीलय पुष्प, अनुन्मीलय। अनुन्मीलय वैसा पुष्प है जिसमें हमारे पुष्प खुले बिना, मतलब खुला नहीं रहते हैं, फिर भी परागण हो जाता है। खुला नहीं होते हैं, खुला नहीं, क्या खुला नहीं, तो पुष्प। इसमें हमारे पुष्प जो होते हैं खुला नहीं होते हैं, फिर भी परागित हो जाता है। तो जिसमें पुष्प, उसे हम स्वपरागित कहते हैं। स्वपरागित पुष्प, जिसमें पुष्प में स्वयं के परागकण ही वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, या उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्प के किसी वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, उसे स्वपरागित पुष्प कहते हैं। और दूसरा हमारा ऑप्शन है परपरागित। परपरागित उसे कहते हैं, परपरागण उसे कहते हैं जिसमें किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो उसे हम परपरागित पुष्प कहते हैं या परपरागण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 है, एंटोमोफिलस। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। तो एंटोमोफिलस वैसे पुष्प है जिनमें पर परागण होता है, जिनमें कीट द्वारा, अब हमारा कीट द्वारा परागण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कीट। एंटोमोफिलस पुष्पों में कीट द्वारा परागण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर, 4 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होते हैं। नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ जिसे हम लोग खाते हैं वो होते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है भ्रूण। पहला क्या है, भ्रूण। प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर दूसरा है अंतःभित्ति दाना। ऑप्शन नंबर तीसरा है भ्रूणपोष। जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष याद रखिएगा। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, त्रियन, और यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए है 44, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। ऑटोसोम की संख्या 44, और हमारे 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। 44 ऑटोसोम की संख्या होती है, 2 हमारे लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। कुल मिलाकर हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं।
चलिए अगले प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 6 है, पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र होते हैं। पुष्पीय पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्र होते हैं। तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कि पुष्पीय पौधे जो होते हैं भ्रूण पोष जो हमारा होता है वो त्रिगुणित होता है, क्योंकि ये एक नर युग्मक 2 अंड से मिलकर बना होता है, जो कि हमारा त्रिगुणित होता है, 3n। प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 7 है, युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग युग्मक बनाने की क्रिया को युग्म जनन कहते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंड बनाने की क्रिया, अंड बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अंड बनने की क्रिया अंड जनन कहलाता है। हमारे युग्मक बनने की क्रिया युग्म जनन, अंड बनने की क्रिया अंड जनन। युग्मक के हमारे अंड और शुक्राणु दोनों आते हैं तथा कायिका विभाजन। जब किसी पौधे में विभाजन होता है उसे हम लोग कायिका विभाजन कहते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रीला एक जलीय पौधा है। हाइड्रीला क्या है? एक जलीय पौधा। हाइड्रीला हमारा जलीय पौधा है जो पूर्ण रूप से जल में होता है। इसमें रंध्र उपस्थित नहीं होता है, अर्थात हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें रंध्र उपस्थित नहीं होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें रंध्र उपस्थित नहीं होता है। हाइड्रीला को यह है हमारा एक जलीय पौधा है जिसमें रंध्र उपस्थित नहीं होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 9 है, परागकण का बाह्यचोल बना होता है। पूछ रहा है परागकण का बाह्यचोल किससे बना होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्पोरोपाइलिन से जो हमारा परागकण जो होता है इस कुछ इस प्रकार से। देखिए परागकण, इसमें 2 युग्मक पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा परागकण होता है जो ऑस्पोरोपाइलिन का बना होता है। जो इसका बाह्यचोल होता है, ये वाला बाह्यचोल ऑस्पोरोपाइलिन का बना होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 10 है, अनुन्मीलय परागित फूल होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुन्मीलय परागित फूल 100 परागित होते हैं। पीछे हमने आपको बताया था अनुन्मीलय पुष्प जो होते हैं उनमें 100 परागण होता है। ये थे हमारे चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन के 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 गो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में और 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।